नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका आने के चांसेस एज ए ऐसे प्रस्ताव के तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, पर्यावरण का क्षेत्र ऐसा है जिस जिसमें चाहे फॉरेस्ट ले लीजिए, वाइल्ड लाइफ ले लीजिए, बायोडाइवर्सिटी ले लीजिए, मदर अर्थ ले लीजिए या प्रकृति नेचर को ले लीजिए, इन सब से रिलेटेड टॉपिक चाहे सिविल सर्विसेज मेन एग्ज़ाम हो या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम हो यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट किए जाते हैं, इसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स से संबंधित एग्ज़ाम हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम्स हों, उसमें पर्यावरण से संबंधित अक्सर प्राय देखा गया है कि ये आता ही आता है। तो आज ऐसा ही एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है भविष्य में आने की, और वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसके ऊपर फर्दर क्लैरिफिकेशन है तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं मैं ईमेल के माध्यम से। और मेरे सर्विस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जितना एक्सपीरियंस रहा है, तमाम तजर्बे के आधार पे मैं ये ऐसे आपके सामने रख रहा हूँ। तो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट अस मूव टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक रहेगा लेसन्स फ्रॉम द नेचर फॉर द सेल्फिश ह्यूमंस, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं लुक डीप इनटू द नेचर and you will understand it better. This is an expected essay topic for various competitive exams. देखिए, ये जो स्टेटमेंट है लुक डीप इनटू द नेचर एंड यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, ये स्टेटमेंट दी गई है सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। जी हाँ, वही आइंस्टाइन जो कि बहुत फेमस फिजिसिस्ट हुए हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जर्मन के रहने वाले थे और इनको ज़्यादातर हम लोग जानते हैं, एवोगैड्रो नंबर की थ्योरी उन्होंने दी, एक बहुत फेमस E=mc², एनर्जी मास इक्वेशन इन्होंने दी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के लिए उन्हें जाना जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है, और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। लेकिन उनका उनके पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू भी है। वो ये है कि वो नेचर के साथ भी बहुत जुड़े हुए थे, उनका लगाव नेचर के प्रति भी था, जो कि उनके इस कथन से सिद्ध होता है। एक तो मैंने बता ही दिया लुक डीप इनटू द नेचर एंड यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, ये टॉपिक आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आजकल इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है, चाहे नेचर हो चाहे पर्यावरण हो। अब आइंस्टाइन ने फर्दर क्या कहा, Human being has to free himself of being prison to few personal desires and must widen his circle of compassion to embrace all living creatures and understand beauty of nature. यानी कि उन्होंने सलाह दी है मानव को कि आप अपने जो संकुचित दायरा है, जो आपने एक दायरा बनाया हुआ है अपने चारों तरफ, जिसमें आप अपनी पर्सनल डिजायर और फ्यू मोह माया के पीछे भागते रहते हो और कुछ ही लोगों तक अपना संबंध दायरा रखते हो, उसको बढ़ाइए और नेचर को भी उस दायरे में लाइए। और नेचर जिसमें फ्लोरा फाउना लिविंग क्रिएचर सब आ गए, उसको भी उसमें शामिल कीजिए, और तभी आप नेचर की ब्यूटी को समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ह्यूमन बीइंग को, मानवता को, समस्त मानवता को दिया है। तो इसे आगे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो उन्होंने कहा है लुक डीप इनटू द नेचर एंड यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, तो इसको कैसे फर्दर एलिब्रेट किया जा सकता है। तो ऐसे के तौर पर अगर ये टॉपिक आता है तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा टॉपिक को। तो उसमें आप शुरुआत कर सकते हैं कि हाउ नेचर इज नेसेसरी, हाउ इट एक्ट्स एज ए लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम फॉर द होल प्लेनेट।
यानी कि हमें चाहे मनुष्य हों, मानव हों, या फिर पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, छोटे बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी के लिए ऑक्सीजन, पानी और मिट्टी तो ज़रूरत है। और यही हमारी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं। और दूसरा जो जंगल हैं, ये बायोडाइवर्सिटी है, इसके माध्यम से इकोसिस्टम सर्विसेज हमें मिलती रहती हैं, चाहे वेदर इट इज़ प्रोविजनिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, कल्चरल काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, जिनके माध्यम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हमें मिलते रहते हैं। तो इसके ये जो इकोसिस्टम सर्विसेज का मैंने एक अलग वीडियो डाला हुआ है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे ही। और फिर आप आ सकते हैं इस मुद्दे पे कि किस तरह से पिछले 200-250 सालों में 1750 के बाद, पिछली मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 1750 में ही के आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक रेवोल्यूशन शुरू हुआ था इंग्लैंड में, और उसके बाद में यूरोप और अन्य देशों में फैला। और उसके बाद किस तरह से नेचर को प्लेंडर किया गया। जैसे भारत का ही ले लीजिए, अंग्रेज यहाँ से सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे प्लंडर करके इंग्लैंड में ले गए। और 1750 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैसेज का जो कंसंट्रेशन है वातावरण में, वो बढ़ता जा रहा है, जो कि 280 पीपीएम के आसपास था 1750 में, और उस आज ये 400 पीपीएम के पार हो गया है। तो ग्रीन हाउसेज गैसेस का कंसंट्रेशन, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इन सब का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और रिजल्ट हम देख रहे हैं, डेवस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं ऑल ओवर द ग्लोब। किस तरह से जंगलों में आग लग रही है, एवरेज तापमान बढ़ रहा है, यूरोप में आप देख लीजिए गर्मी का कहर। और कोई ऐसा एरिया नहीं बचा है धरती पे, ग्लोब पे, चाहे जहाँ पे जंगलों में आग नहीं लगी है। आपके कहीं ड्राउट पड़ रहा है, कहीं आपका बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है। और इंडिया भी इससे अछूता नहीं है। अभी आपने देखा इस मानसून सीजन में, 2023 की मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्या त्रासदी हुई है, बिकॉज ऑफ लैंड स्लाइड एंड मड स्लाइड, लॉट ऑफ damages was there, whether it is human lives or whether it is property loss. तो अब आते हैं वेरियस लेसन्स फ्रॉम द नेचर। अगर आप नेचर को अच्छी तरह से समझेंगे तो क्या लेसन्स हम ले सकते हैं एज ए ह्यूमन बींग्स फॉर आवर ह्यूमन सोसाइटी। कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, तो कुछ जो मुझे ठीक ठाक लगे वो मैं इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ। देखिए, ये जो बर्ड दिखाया गया है, इसको कहते हैं रेड वेटल्ड लैपविंग, और ये फीमेल है, ये मेल है, एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल, और ये इसके 3 चिक्स हैं। तो आप ये देखिए, ये जो बर्ड है ये मई जून के महीने में अपने अंडे देती है ये फीमेल, और जनरली 2 या 3 अंडे होते हैं, और ये इसके चिक्स आ जाते हैं जून जुलाई के एंड तक। तो ये बर्ड किस तरह से उनकी केयर करते हैं अपने चिक्स की, और किस तरह से वो उन्हें उड़ना सिखाते हैं और प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन केस ऑफ डेंजर। तो किस तरह से ये बर्ड अपने बच्चों को सिखाता है कि अगर कोई खतरा आ जाए तो आपको कैसे बचना है। देखिए, इस बर्ड को जनरली नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है टटिहरी, बड़ा कॉमन बर्ड है, वाटर बर्ड है, जनरली वाटर के आसपास ही मिलेगा। और ये जनरली अपना जो नेस्ट बनाती है फीमेल, ये ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड में बनाती है, किसी पेड़ पे नहीं बनाती है। तो ये इसको सिखाया जाता है बच्चे को कि किस तरह से अगर कोई प्रीडेटर नज़दीक आ जाता है, मे बी ये डॉग और कैट और स्नेक, और इन जंगल में अगर है तो आपका हाइना आ गया, या फिर जैकॉल, फॉक्स, या इवन ह्यूमन बीइंग, तो बच्चा अपने आप को बिल्कुल इस तरह से ज़मीन पे लगा लेता है। ये चिक जो है इस तरह से बिल्कुल मृत प्राय हो जाता है, बिल्कुल नो मूवमेंट एट ऑल, एंड टचिंग ऑल द बॉडी ऑन द ग्राउंड। और ये कैमाफ्लॉज ये की तकनीक जो है, टैक्टिक जो है, इसको एम्प्लॉय करते हुए ये बिल्कुल अपने आप को, बिल्कुल देखिए बहुत ही मुश्किल है इसको डिटेक्ट करना
किसी प्रीडेटर के लिए। तो ये प्रे है, PREY जिसे प्रे कहते हैं, और ये प्रीडेटर कैन नॉट डिटेक्ट इट अनलेस द प्रीडेटर इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस चिक। तो इस तरह से ये अपने आप को बचाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है ह्यूमन बीइंग के लिए कि खतरे के वक्त आप किस तरह से बच सकते हैं, और अपने बच्चों की केयर तो करते ही करते हैं, ये भी है, एक लेसन है। दूसरा आप एक लेसन हम लोग ये भी ले सकते हैं कि बर्ड कंज्यूम ईटेबल ओनली टू फुलफिल देयर करंट रिक्वायरमेंट। चाहे वो फ्रूट हो, सीड हो या इंसेक्ट हो, वो करंट रिक्वायरमेंट देखते हैं, वो फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं करते। और अनलाइक ह्यूमन बींग, ह्यूमन क्या करेंगे, दे आर जनरली ग्रीडी बाय नेचर एंड अकुमुलेट ऑल द थिंग्स नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट जनरेशन बट फॉर फ्यूचर जनरेशन आल्सो। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है ह्यूमंस के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे, इलीगल मीन्स अपना करके। इस कलयुग का जो हमारा युग चल रहा है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और अब हम कलयुग में रह रहे हैं अपने शास्त्रों के अनुसार। और इस कलयुग में जो ह्यूमन सोल है, मनुष्य की आत्मा है, वो अपनी करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को सबको लूज कर चुकी है। चाहे वो प्योरिटी की हो, सोल की हो, या पीस जो कि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, या जॉय या ब्लिस, नॉलेज, पावर, जो पावर की बात हो रही है स्पिरिचुअल पावर की। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक ख़त्म हो चुकी हैं, और सारी इसकी वजह से क्या बुराइयाँ, जो वेरियस वाइसिस हैं, जिसे विकार कहा जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी वजह से, ये खैर दूसरा टॉपिक हो गया। तो कहने का मतलब है कि कलयुग में एक बहुत ग्रीडी नेचर की वजह से सोसाइटी में बहुत बैड थिंग्स आर हैपनिंग। तो ये हम बर्ड से सीख सकते हैं, नेचर से सीख सकते हैं कि आप उतना ही रखिए जितना आपको ज़रूरत है, और बाकी दूसरों के लिए छोड़िए। ये एक बहुत बड़ा लेसन है विच वी कैन लर्न फ्रॉम नेचर ओनली इफ वी गो डीप इनटू द नेचर। फिर आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पे आइए। आजकल ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ गया है। दो माँ बाप रहेंगे और उनका एक या दो बच्चा रहेगा। माँ बाप जनरली दोनों वर्किंग रहेंगे, नोबडी इज देयर एट होम टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में ऐसा नहीं है। ज्वाइंट फैमिली रहेगी तो आपके दादा दादी हैं जो कि अपने पोता पोतियों को लुक आफ्टर कर सकते हैं। इस ये कंसेप्ट भी आपका यहाँ पे देख लीजिए, जंगल में आपका ये अफ्रीकन एलिफेंट्स का हर्ड है, वेयर व्हेन द हर्ड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट एक्ट एज ए लीडर एंड मूव इन द फ्रंट वाइल calves द बेबी एलिफेंट्स मूव इन द मिडल। ये देखिए, बेबी एलिफेंट हमेशा बीच में रहेंगे, ये देखिए, और झुंड पूरा ट्रेवल इकट्ठा करता है। तो क्या मजाल है, चाहे लॉयन आ जाएं या कोई और वाइल्ड डॉग आ जाएं, नोबडी कैन टच दी बेबीज। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो नेचर में है उसको हमें अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि आज टूटता जा रहा है ह्यूमन सोसाइटी में, मानव समाज में। अब आइए इस पिक्चर पे। ये पिक्चर दोस्तों, ये पिक्चर है अरुणाचल प्रदेश के फॉरेस्ट की। अरुणाचल प्रदेश एज यू नो इज द बिगेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया। चाइना बॉर्डर के पास है, जिसे चाइना पूरा क्लेम करता है कि वो उसका पार्ट है। तो अरुणाचल प्रदेश एज यू नो इज फुल ऑफ फॉरेस्ट, मोर देन 80% ऑफ द लैंड इज ऑन फॉरेस्ट। और ये जो फोटो ली गई है ये मेरे मित्र हैं श्रीमान अशोक बिस्वाल, भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं, आगमुट कैडर के। ये उन्होंने ली है, और जो कि आइंस्टाइन की तरह ही बहुत उनका भी वनों से बहुत लगाव रहा है, नेचर के साथ बहुत लगाव रहा है श्री अशोक बिस्वाल जी का। और इस तरह की कविताएं और वो नेचुरल फोटोग्राफ वो लेते रहते हैं। तो इसमें एक देखिए बहुत अच्छा मैसेज लिया गया, ये फ़ोटो आपको दे रही है। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम दिस रिवर्स एंड वाटरफॉल्स? ये मैसेज ये है कि ये देखिए, वी हैव टू मूव कंटिन्यूसली इन द लाइफ लाइक रिवर्स। जिस तरह से रिवर एक जंगल में बहती रहती है, वाटरफॉल हमेशा बहता रहता है, इसी तरह से हमें जीवन में चलते रहना है, एफर्ट करते रहना है। लाइफ इज मेंट फॉर मूविंग अहेड एंड रादर देन सिटिंग एमलेसली। तो ये अगर कोई ध्यान से देखे, इसकी फ़िलॉसफी को समझे, नदी की और ये वाटरफॉल की, झरनों की,
तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, और ये मैसेज, सेम मैसेज इज बीइंग कन्वेड इन दी टू सॉन्ग्स। एक गाना है सफ़र, फिल्म जो राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की 1970 में आई थी, और दूसरी फिल्म है इम्तिहान 1974 की। तो सफ़र पिक्चर का एक गाना है मन्ना डे साहब के द्वारा गाया हुआ, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। बहुत प्यारा गाना है, अगर आपने नहीं सुना है तो सुनिए। इस गाने में भी यही भाव जो नेचर का और नदी का दिखाया गया है कि नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। और दूसरा इम्तिहान का है ये सॉन्ग, जो कि विनोद खन्ना पे फिल्माया गया है, 74 की मूवी है, और किशोर कुमार का गाया हुआ है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो ये भी एक मैसेज कन्वे करता है इसी तरह से कि आपको रुकना नहीं है, नदी की तरह, झरनों की तरह बहते रहना है, चलते रहना है, तभी आपको कुछ सक्सेस मिलेगी और आप अपने मकसद में को अपने मकसद में और अपने मुकाम को पा सकेंगे। और हम लेसन्स क्या ले सकते हैं नेचर को, अगर हम डीप स्टडी करें तो? पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ऑफ ए वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। देखिए, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का एक एग्जांपल लीजिए, जहाँ पे सपोज ये टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे टाइगर किल ए डियर एंड कंज्यूम सम मीट। टाइगर जब भी मारता है किसी डियर को तो पूरा मीट कभी नहीं खाता है, वो कुछ पोर्शन कंज्यूम करेगा, रेस्ट पोर्शन इज कंज्यूम्ड बाय अदर एनिमल्स, कार्निवोर्स लाइक हाइनाज, फॉक्स, जैकल्स और वल्चर्स आ जाएंगे, गिद्ध। और जो बाकी बच गया उसको स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर जाएंगे। तो लास्ट में क्या बचता है? नो पॉल्यूशन इज क्रिएटेड, नियर परफेक्ट वेस्ट मैनेजमेंट इज देयर। तो ये एक सिविलाइज्ड ह्यूमंस के लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज है कि देखिए, वाइल्ड एनिमल्स में, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में आपका ऑलमोस्ट जीरो पॉल्यूशन है, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो अपने आप को बड़ा सभ्य बोलता है समाज में, वो चाहे समुंदर की बीचीज हों, सी बीचीज हों, सी शोर हों, आपके नदियों का किनारा हो, या फिर माउंटेन्स हों, हर जगह गंदगी फैलाता है। और एक लेसन लीजिए, हम्बलनेस ऑफ ए फ्रूट यील्डिंग ट्री। जो फ्रूट यील्डिंग ट्री है, चाहे मैंगो है, पोटैटो, ये ऑरेंज है, एप्पल है, these trees not only give fruit but also shade, timber, firewood and shelter to birds and humans. तो ये पेड़ों से हमें एक फ्रूट यील्डिंग ट्री से हमें मैसेज मिलता है, ट्राई टू डोनेट, गिव टू द नीडी पर्सन ऑफ इन दी सोसाइटी इंस्टीड ऑफ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। जो आजकल हाय हाय लगी हुई है कि कुछ इससे भी मुझे कुछ मिल जाए, उससे भी मुझे कुछ मिल जाए, तो ये के पेड़ों से हमें मैसेज बहुत बड़ा मिलता है नेचर से कि ट्राई टू डोनेट समथिंग, डेवलप दिस हैबिट ऑफ रेंडरिंग सर्विस इन द सोसाइटी टू दोज हु आर इन डायर नीड रादर देन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरीवन, इससे भी मिले उससे भी मिले। तो हमें देना सीखना है एक फ्रूट यील्डिंग ट्री की तरह। और ये देखिए, ये जिस तरह से एक पेड़ फ्रूट, ये फ्रूट लेडन ट्री, ये एप्पल का है हिमाचल प्रदेश का, किस तरह से ये झुक गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज ह्यूमन बीइंग के लिए कन्वे करती है ये पिक्चर। और अब आइए, एक बहुत सुंदर कविता है, एक पोएट हैं, कवि रहे हैं श्रीनाथ सिंह। तो उन्होंने देखिए कितनी बढ़िया कविता लिखी है। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यानी कि यहाँ फूलों से भी हम सीख सकते हैं और भंवरों से भी सीख सकते हैं, और पेड़ों से किस तरह सीख सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूर्य से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और पेड़ों के, और जिस तरह से लता और पेड़ आपस में लगे रहते हैं, उनसे भी हम सीख सकते हैं कि भाई सबको गले लगा के चलिए, किसी को बुरा मत बोलिए, बुरा मत सोचिए, बुरा मत बोलिए। वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सब पर ही अपना रंग चढ़ाना। बारिश से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, मेहंदी जो अपना रंग चढ़ा देती है, उसी तरह आप भी अपना रंग चढ़ाना सीखिए।
पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। इसी तरह से जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही चढ़ना। जलधारा जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, नदी से और वाटरफॉल से, झरनों से, कि आगे हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए ज़िंदगी में। चाहे रोड ब्लॉक्स आएंगे, फेलियर जाएंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ के ही रहना है, एफर्ट करते ही रहना है। उसके बाद दोस्तों आते हैं, तो ये थोड़े एग्जांपल मैंने लिए, कुछ और लेते हैं कि अगर हम नेचर को स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे डीपली, तो हम पाएंगे कि नेचर इज़ द बेस्ट केस स्टडी फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। यानी कि ह्यूमन सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं जो हम नेचर से ले सकते हैं एज ए केस स्टडी के तौर पे। जैसे कि एक ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं जो कि अंडमान में और अरुणाचल में पाए जाते हैं, अमेजन फॉरेस्ट हैं। तो उसमें मल्टी लेयर्ड सिस्टम होता है, उसमें एक टॉप कनोपी रहेगी, मिडल कनोपी रहेगी, लोअर कनोपी रहेगी पेड़ों की, और सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोरा रहेगा। टॉप कनोपी में लगभग 100 फीट ऊंचे पेड़ रहेंगे जिनको धूप की आवश्यकता रहती है। उससे नीचे 70-80 फीट के पेड़ रहेंगे, उससे नीचे 50 फीट के पेड़ रहेंगे, और नीचे ग्राउंड फ्लोरा रहेगा। तो इसी तरह से यही सेम सिस्टम आपका हम रेप्लिकेट कर सकते हैं अपनी ह्यूमन सोसाइटी में, इकोनॉमी में, या जहाँ पे हैवी मीडियम स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्री इक्वली परफॉर्म कर सकती हैं पेड़ों की तरह। जिस तरह से एक छोटे से एरिया में, 1 हेक्टेयर एरिया में फॉरेस्ट में मल्टी स्ट्रक्चर रहेगा, इसी तरह मल्टी स्ट्रक्चर ये आपका इंडस्ट्रीज का हो सकता है ह्यूमन सोसाइटी में फॉर द बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी। इसी तरह मैकेनिज्म ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये भी ह्यूमन नेचर, ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक मनुष्यों के लिए जो कि अपने आप को विजडम में सबसे ऊपर समझता है। फिर हम सीख सकते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी फ्रॉम द नेचर। ग्रीन इकोनॉमी का कंसेप्ट हम समझ सकते हैं जैसे कि आपका लो कार्बन इकोनॉमी, जिसमें कि आपका ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन बहुत कम हो, आपका रिसोर्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है, जिसे कहा जाता है रिसोर्स एफिशिएंट इकोनॉमी। जो भी आप रिसोर्स यूज करें, चाहे पानी है, चाहे हवा है, या फिर किसी किस्म की और रिसोर्स है, चाहे तेल है, ऑयल है, गैस है, तो उसको इस तरह से यूज करना कि वेस्ट कम से कम रहे, और आपका बायोडाइवर्सिटी का नुकसान न पहुंचाना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कम से कम हो। तो इस तरह का ग्रीन इकोनॉमी कंसेप्ट दैट कैन बी लर्न फ्रॉम नेचर। और सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट भी हम लर्न कर सकते हैं, यानी कि रिसाइकलिंग प्रोसेस। वेस्ट, whatever waste is generated in the economy, that can be recycled। फिर 3R कंसेप्ट हम इससे लर्न कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ए नेचर कैन बी ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ फॉर इकोनॉमी। यानी कि जिस तरह से जो जंगल है, मल्टी स्टोरीज जंगल, वहाँ आपका हवा है, पानी है, मिनरल्स हैं, इसको किस तरह से एफिशिएंटली यूज करके पेड़ ग्रो करते हैं, इसी तरह हम इकोनॉमी को भी ग्रो कर सकते हैं, और बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। फिर कंसेप्ट ऑफ रेजिलियंस कैन बी लर्न फ्रॉम नेचर। कंसेप्ट ऑफ रेजिलियंस में हम एक यानी कि जो शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है इकोसिस्टम की, मे बी ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, मैंग्रोव इकोसिस्टम, जो शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है उसको वो बहुत बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। फॉर एग्जांपल मैं इसको जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, 2004 में एक सुनामी आई थी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, बहुत भयंकर सुनामी थी। और उस सुनामी में एक आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड ध्वस्त हो गए थे, लेकिन एक आइलैंड था पोर्ट ब्लेयर से कुछ दूरी पे, नील आइलैंड, जिसको आजकल शहीद द्वीप कहा जाता है। तो नील आइलैंड शहीद द्वीप में जो मैंग्रोव की लेयर थी उसकी वजह से जो सी वेव्स थी, बिकॉज ऑफ सुनामी, तो these velocity of these sea waves, the force of the sea waves was very much reduced because by the mangroves which were there on the seashore. So that is that was because of resilience of the mangrove ecosystem. तो वो आइलैंड का काफ़ी बचाव हो गया।
तो दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ रेजिलियंस। ये भी हम सीख सकते हैं कि हमें इकोनॉमी को इस तरह से बनाना है कि हमारी इकोनॉमी शॉक अब्जॉर्ब कर सके। फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी ने शॉक अब्जॉर्ब, जो आपका कोरोना का कोविड का शॉक था, उसको बहुत अच्छी तरह से अब्जॉर्ब किया इन कंपैरिजन टू अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ और प्रूफ क्या है, आज भी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ दूसरे देशों से कहीं ज़्यादा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, या फिर दूसरी एजेंसीज हों जो रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज है, मॉर्गन एंड स्टैनली है, सभी की ये फाइंडिंग्स हैं। एक और कंसेप्ट हम लर्न कर सकते हैं नेचर से, कंसेप्ट ऑफ जेंडर इक्वलिटी। नेचर में एक परफेक्ट बैलेंस रहता है मेल एंड फीमेल का, अनलाइक ह्यूमन सोसाइटी जहाँ कन्या भ्रूण हत्या बहुत लार्ज स्केल पे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में प्रचलन है इसका। और इसको हम नेचर से समझ सकते हैं कि एक बैलेंस बना के चलना है अगर ह्यूमन सोसाइटी को आगे बढ़ना है तो। नहीं तो प्रॉब्लम आ रही है, लड़कों को लड़कियां मिलती नहीं है शादी के लिए। तो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में जिस तरह से जेंडर इक्वलिटी रहती है, वही ह्यूमन बीइंग सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। तो ये दोस्तों मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आप भी इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जो मैंने उचित समझे वो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिए। और तो इस तरह से आप अपने एस्से को डेवलप कर सकते हैं। और लास्ट में हमें नेचर को प्रोटेक्ट कर, तभी नेचर हमें बचा पाएगी, प्रोटेक्ट करेगी इफ शी इज प्रोटेक्टेड। और ह्यूमन beings have to understand the real value of nature rather than assuming all it is freely available from the nature। जो भी हमें सेवाएं मिल रही हैं, इकोसिस्टम से सर्विसेज मिल रही हैं, दे आर नॉट फ्री एट ऑल। तो ये मत सोचिए कि दे आर नेवर एंडिंग, दे आर अनएंडिंग इकोसिस्टम सर्विसेज। जितना हम नुकसान पहुंचाएंगे, इकोसिस्टम सर्विसेज विल गो ऑन डिमिनिशिंग। और टू मच इंटरफेरेंस विद द नेचर रिजल्ट इन सीवियर लॉस टू द ह्यूमैनिटी। अगर हम एग्जांपल जैसे कि आप ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स है इन द हिल्स, टनलिंग है, यूज ऑफ एक्सप्लोजिव फॉर रोड वाइडनिंग, ये टनलिंग पर्पज के लिए जितना छेड़खानी नेचर से करेंगे, आपका लैंड स्लाइड बढ़ेगा, मड स्लाइड बढ़ेगा, अपरूटिंग ऑफ ट्रीज विल बी देयर, देन डैमेजेस टू द लाइफ ऑफ ह्यूमन, कैटल, वाइल्ड लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑल विल ऑकर। एग्जाम्पल हमारे सामने हैं अभी 2023 के मानसून में उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी हुई। तो ये सब चलता रहेगा अगर नेचर से छेड़छाड़ हमने कम नहीं की तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है हमें, ह्यूमन सोसाइटी को, मानवता को, कि नेचर से छेड़छाड़ आप बंद कीजिए। और लास्ट में आप लिख सकते हैं कि हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। हर एक मनुष्य, हर एक स्टूडेंट हो, चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो, उसको, विद्यार्थी हो, उसको कुछ नेचर को समझने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेट योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स अबाउट द नेचर। गेट आउटसाइड इन फॉरेस्ट एंड एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करने की थोड़ी सी आदत डालिए। टेक ए मोमेंट ऑफ साइलेंस टू अप्रिशिएट नेचर। नेचर ने जो जो हमें दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए कि हमें शुद्ध पानी मिल रहा है, शुद्ध हवा मिल रही है। नेचर ना हो तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। देन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोटेक्ट नेचर, रियल सेंस में जो एनजीओज हैं, झोला छाप एनजीओज नहीं, जो WWF है, उस तरह से नेचर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कीजिए। देन डेवलप हैबिट ऑफ ट्रैकिंग, कैंपिंग इन फॉरेस्ट एंड माउंटेन। बिना गंदगी किए आप ट्रैकिंग पे जाइए, कैंपिंग कीजिए और माउंटेन्स को पे जाइए, तो आप नेचर को भली भांति समझ सकेंगे। चाहे फ्लोरा हो, फाउना हो, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। नदियाँ हैं, झरने हैं, आपके लेक्स हैं, वेटलैंड्स हैं, एंड इंजॉय भी कीजिए और उनको सीखिए उनसे। और विजिटिंग लेक्स, वेटलैंड्स एंड रिवर। तो इन सब के ये जो कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने को, नेचर को अपने नज़दीक ला सकते हैं, नेचर के बारे में आप समझ सकते हैं, और समाज को भी आप ये समझाइए, अपने करीबी लोगों को भी ये मैसेज दीजिए।
तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज के इस एस्से के टॉपिक के बारे में। और फर्दर कोई आपकी क्वेरी हो तो यू कैन ईमेल मी, contact me via email. Or if you like, if the content are liked by you, then like this video, share this video, and subscribe to my channel definitely, because such type of videos I will keep on putting on my YouTube channel. और सभी कैंडिडेट्स को जो those who are appearing for various competitive exams, best wishes from my side, and I take leave. थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।